हाय, वेलकम टू द डॉक्टर एपीज पेट क्लिनिक। मैं डॉक्टर आशीष पटेल आपका स्वागत करता हूं मेरे क्लिनिक के अंदर। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि एक नए फैमिली मेंबर की एंट्री के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और ये जो एक सफ़र जो है एक पेट के साथ में, जो कि मोस्ट पेट पेरेंट के लिए फर्स्ट टाइम होता है। ये लाने से पहले काफ़ी कुछ लोग सोचते हैं कि लाएंगे तो फिर कैसा रहेगा, कोई सोच के लाते हैं, कोई सोचे बिना ही ले आते हैं, लेकिन लाने के बाद में एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। इनका जो अनकंडीशनल जो लव है, जो बॉन्डिंग है, वो सीरियसली आपको बहुत अट्रैक्ट भी करेगा, और आपके दिल में उसके लिए जो जगह बनने वाली है वो बहुत इनक्रेडिबल होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा डूज एंड डोंट्स, कि आप उसका रियरिंग कैसे करेंगे, आप उसका मतलब कैसे उसकी देखभाल करेंगे अभी। सो सबसे पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, नंबर 1, आप उसको घर के बाहर नहीं लेके जाएंगे जब तक उसकी 3 वैक्सीनेशंस कंप्लीट नहीं हो जाए। जब तक पेट की, पपी की 3 वैक्सीनेशंस कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक हम उसको घर के बाहर नहीं निकालते हैं। सेकंड थिंग, जब आप घर के बाहर से घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हैंड वॉश, लेग वॉश कीजिए और उसके बाद में ही उसको टच कीजिए, डायरेक्ट अप्रोच मत कीजिए। नंबर 3, आपके घर के बाहर पहने हुए शूज, चप्पल्स उसके एक्सेस में बिल्कुल मत जाने दीजिए। ये तीनों रीजंस ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये इसलिए है ताकि आप अननोइंगली कोई बाहर से वायरल इन्फेक्शन उसको घर के अंदर एंट्री नहीं दे। पर्टिकुलर उनके जो पार्वो वायरस इन्फेक्शन है, जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरल इन्फेक्शन है, ये दोनों बहुत फैटल इन्फेक्शंस रहते हैं इनके लिए। सो इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी होता है। सो ये उसके लिए इंस्ट्रक्शंस थे। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज 6 मंथ्स की एज तक इनकी बाइटिंग हैबिट चलती है। आप जब बैठे हुए तो आपके हाथ को ऐसे 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 ये लोग बाइट करेंगे, आपके पाँव को बाइट करेंगे, आपके फर्नीचर को बाइट करेंगे, जहां पर उनका एक्सेस है वहां पर वो लोग बाइट करते रहेंगे। सो 6 मंथ्स की एज तक ये बिल्कुल नॉर्मल हैबिट रहने वाली है। सो ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि नंबर ऑफ टाइम्स आई गेट कॉल एट इन द मिडनाइट कि ये बहुत मस्ती कर रहा है, ये बहुत बाइटिंग कर रहा है। ऑब्वियसली ये बाइटिंग ऐसी नहीं रहने वाली है कि ये आपको हार्म करे, आपको डैमेज करे, और ऑब्वियसली वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। लेकिन 6 मंथ्स तक ये हैबिट दिखेगी। 3-4 मंथ्स की एज तक धीरे धीरे इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ एज इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, एंड बाय द एज ऑफ 6 मंथ्स ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन होता है मिल्क टीथ। यस, जैसे ही ह्यूमन बेबीज में मिल्क टीथ रहते हैं एंड वो वन बाय वन विथ एज वो निकलते हैं, वैसे ही पपीज में आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एज 1 बाय 1 मिल्क टीथ निकलते हैं और वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस होते रहते हैं। सो आप देखेंगे कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एज कभी अगर उसके मुंह में से कभी अगर ब्लड निकलता है, या आप कभी देखते हो कि उसका टीथ गिर गया है, सो आप समझ लीजिए ऑब्वियसली कि ये उसका मिल्क टीथ गिरा है और वो परमानेंट टूथ से रिप्लेस हो जाने वाला है। सो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। सो ये उसका रीजन था बाइटिंग के पीछे। द नेक्स्ट स्टेप इज 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनको बाथिंग नहीं करवाएंगे, बिल्कुल पानी से नहीं नहलाएंगे। सो आई नो कि आपके पास में क्वेश्चन है कि पानी से नहीं नहलाएंगे तो फिर उसको क्लीन कैसे करेंगे। क्लीनिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। नंबर 1, जिसको हम ड्राई बाथ बोलते हैं। सो मार्केट में रेडीमेड ड्राई शैम्पू अवेलेबल रहता है। सो आप उसको जब उसको क्लीन कर रहा है तो वो बेसिकली उसके बॉडी पे स्प्रे करके आप उसको मसाज करके कॉटन के कपड़े से साफ करके फिर फ्रॉम हेड टूवर्ड्स टेल कोम कर सकते हैं। सो ये उसका प्रोसीजर रहता है। एंड सेकेंड प्रोसीजर इज वाइप्स। सो वाइप्स से आप उसके पूरे बॉडी को क्लीन कर सकते हो। सो बेसिकली उनको क्लीन करने के लिए आप ऐसे ड्राई शैम्पू या वाइप यूज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आप पानी से नहीं नहला सकते हैं। ग्रूमिंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रूमिंग।
डेली आप उनको ग्रूम करते रहिए, लाइक फ्रॉम हेड टूवर्ड्स टेल उसको कोम करते रहिए, राइट, आई मीन फ्रॉम हेड टूवर्ड्स टेल आप उनको कोम करते रहिए। सो डेली एटलीस्ट वंस ए डे आप ग्रूम कीजिए, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जब वो छोटे हैं तभी आपको करना है। ग्रूमिंग से काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है स्किन पे, स्किन का कोट अच्छा रहता है, उनका हेयर लस्ट्रस रहते हैं। सो बहुत सारे बेनिफिट्स है। इवन एक्टोपैरासाइट्स जब होते हैं लाइक टिक्स या फ्लीज, तो वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ग्रूमिंग कर रहे हैं तब, राइट। सो मेक श्योर फ्रॉम हेड टूवर्ड्स टेल डेली हम ग्रूमिंग करते रहेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। जब आप पपी लाते हैं तो मेक श्योर ऐसा नहीं होता है कि उनको एसी में ही रखना है। एक एसी की जरूरत भी पड़ेगी एक टाइम के बाद में, बट फिलहाल जब पपी छोटा होता है तो या तो आप एसी में मत रखिए, या फिर अगर रखते हैं तो एसी का टेम्परेचर 27 या 28 रख सकते हो, बट 27 से कम नहीं रख सकते हो आप। अदरवाइज दे आर पपीज दे आर रियली प्रोन टू गेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ड्यू टू लो टेम्परेचर, राइट। सो इतना समझ लीजिए कि आप बिल्कुल एसी का टेम्परेचर कंट्रोल में ही रखेंगे अगर पपी को एसी में रखते हैं तो। नहीं रखते हो दैट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, हाइट। पपी को हम कभी भी हाइट पे नहीं बिठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोफा में या बेड में, या कभी भी उसको गोदी में लेके मत घूमिए, राइट। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब आप अनअटेंडेड उसको सोफा में छोड़ देते हैं या बेड में छोड़ देते हैं तो उनके गिरने का डर रहता है, और जब वो गिरते हैं तो अपने आप को वो हर्ट कर सकते हैं। वो हर्ट परमानेंट भी हो सकता है या टेम्पररी भी हो सकता है, बट हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पपी को ऐसा कोई भी इंजरी हो, राइट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्लिपरी सरफेस। ऑब्वियसली आजकल हम सबके घर के अंदर विट्रीफाइड टाइल्स रहती है, मार्बल्स रहते हैं, या ऐसा सरफेस रहता है जो सीरियसली स्लिपरी है, राइट। सो ऐसी स्लिपरी सरफेस के अंदर पपी के जो ग्रिप बनी रहनी चाहिए वो ग्रिप नहीं बनती है। सो उसकी वजह से जब ये घर के अंदर घूमते गामते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, तो अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपके घर के अंदर सरफेस स्लिपरी है तो या तो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कीजिए, उनको रनिंग मत करने दीजिए, जंपिंग मत करने दीजिए, फैचिंग जैसी कोई एक्टिविटी मत करवाइए उससे। या फिर दूसरा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ऑलवेज हम रिकमेंड करते हैं, जो कि ये होता है कि आप जो आपकी जो घर की सरफेस जो है उसके ऊपर कुछ ऐसी कोई भी मतलब टेम्पररी ऐसी कोई मैट डाल दीजिए, कोई कारपेट डाल दीजिए जो जिसके अंदर ग्रिप अच्छे से बनी रहे। जब ग्रिप अच्छे से बनी रहेगी पपी के पैरों की, राइट, लेग्स की ग्रिप अच्छे से वो चलेंगे तो उनके पैर में डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये बात का ध्यान रखिए उनके लेग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। विनिंग स्ट्रेस के लिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, शायद ही आपने कहीं सुना हो विनिंग स्ट्रेस। जब एक पपी को हम उसकी मदर से या उसके सिबलिंग से जब सेपरेट करते हैं तो जो पपी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में से पास होता है उसको हम विनिंग स्ट्रेस कहते हैं। यहां पर ये बिल्कुल मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब एक फैमिली के एक नया पेट जब लेके आते हैं देन द फैमिली इज सुपर एक्साइटेड कि हाँ हम पपी के साथ में ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे। घर के अंदर छोटे बच्चे भी रहते हैं, दे आर ऑल्सो सुपर एक्साइटेड, राइट। सो पपी को वो मतलब वो पहले दिन से वो प्लान करके रख दिया है कि हम ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे, ऐसे फैचिंग करवाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये पपी जो है उसकी मदर से सेपरेट होके आया हुआ है, उसके सिबलिंग से सेपरेट होके आया है, तो वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में से पास होता है जिसको हम विनिंग स्ट्रेस कहते हैं। सो विनिंग स्ट्रेस में से सक्सेसफुली पास होने के लिए पपी को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ती है। रेस्ट इज बेस्ट। सो पपी जब घर पे आता है तो उसको 5 to 7 डेज के लिए बहुत अच्छा सा रेस्ट चाहिए, जो कि उनकी नॉर्मल हैबिट ऐसी होती है कि वो लोग खाना पीना खाते हैं, थोड़ा खेले ना खेले सो जाते हैं। अगेन जैसे ही उठते हैं उनको वो तुरंत खाने के लिए सोचते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा खेले ना खेले यूरिन पॉटी किया और सो जाएंगे वो। सो ये प्रोसेस रहती है 5 to 7 डेज की। अगर हम उनको अलाउ करते हैं ये करने के लिए, आराम करने के लिए, तो उनका विनिंग स्ट्रेस बहुत इजीली एंड स्मूथली निकल जाता है।
लेकिन अगर आप उनको नहीं सोने देंगे, रेस्ट अच्छे से नहीं करने देंगे, तो फिर वो बीमार हो सकते हैं, राइट, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सो मेक श्योर कि पपी को विनिंग स्ट्रेस में से सक्सेसफुली पास होने के लिए आप उनको अगले 5 से 7 दिन तक बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि कोई भी पपी हो, कोई भी ब्रीड का पपी हो, वो जर्मन शेफर्ड हो, वो साइबेरियन हस्की हो, बीगल हो, कॉकर स्पेनियल हो, लेब्राडोर हो, कोई भी ब्रीड है, हम उनको जब सहलाएंगे तो उनके ईयर्स को टच नहीं करेंगे। आप जब उनको सहलाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इनके ईयर्स को छोड़ के बॉडी के कोई भी पार्ट्स पे आप उनको सहला सकते हो, स्पेसिफिकली बैक साइड पे, राइट। बट जनरली लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब पपी बैठा हुआ है, जब उसका हेड है, सो हेड के ऊपर ऐसे उनको सहलाते रहते हैं, जिससे इनके ईयर्स पीछे की ओर बेंड हो सकते हैं, राइट। जर्मन शेफर्ड के ईयर्स जो कि उनको एक्चुअली खड़ा होना है इन नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, वो कभी खड़े नहीं हो पाते और परमानेंटली वो बैठ जाते हैं। कॉकर स्पेनियल बीगल्स में जो ईयर्स उनके लॉन्ग एंड ड्रूलिंग होने चाहिए, इवन लेब्राडोर्स, गोल्डन रिट्रीवर्स में, तो जब आप उनको ऐसे हेड के ऊपर कान को जब सहलाते हो, पीछे की ओर ले जाते हो सहलाते सहलाते, तो वो पीछे की ओर परमानेंटली मुड़ जाते हैं, जो कि उनका जो लुक है वो लुक को डैमेज करता है। सो मेक श्योर कि जब पपी के साथ में आप खेलते हो उनके ईयर्स को बिल्कुल टच मत कीजिए, राइट। एक्सरसाइज की, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया अभी कि फैचिंग घर के अंदर बिल्कुल नहीं करवाएंगे। जब पपी बड़े भी हो जाएंगे उसके बाद में भी एक्सरसाइज उनकी वॉकिंग ही रहेगी, राइट। सो आप जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 वैक्सीनेशंस, जब मैं आपको अलाउ करूंगा कि अब आप उसको घर के बाहर लेके जा सकते हो, तो आप उनको स्लो एंड स्टेडी वॉक करवाइए, रनिंग बिल्कुल मत करवाइए। अप टू द एज ऑफ 8 मंथ्स हम कोई भी ब्रीड को रनिंग करवाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। रनिंग करवाने से उनके जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं, वो टेम्पररी भी हो सकता है, वो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। उनके लिगामेंट्स टियर हो सकते हैं, वो रप्चर भी हो सकते हैं, उनके जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि कभी भी अप टू द एज ऑफ 8 मंथ्स पपी को रनिंग मत करवाइए, रादर स्लो एंड स्टेडी वॉक करवाइए, वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी। आफ्टर जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीशन ऑफ 3 वैक्सीनेशन जब घर के बाहर लेके जाते हो तो एक्टोपैरासाइट होने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं। एक्टोपैरासाइट्स मतलब टिक्स, फ्लीज, बाइटिंग लाइज, ये सब एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी ऑलवेज रिकमेंड। आप नंबर ऑफ टाइम्स क्लाइंट्स हमें बोलते हैं कि हाँ ये टिक्स तो आते जाते रहते हैं, आते हैं, हम निकालते रहते हैं, बट उसका सीरियसनेस आपको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे ह्यूमंस में मॉस्किटो बाइट की वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है, ऐसे ही पेट को जब टिक्स बाइट होता है तो उनको एहरलिचियोसिस, बबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, ऐसे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये होने के बाद में वो कभी फैटल भी हो जाता है। सो मेक श्योर कि ये सब ट्रीटमेंट हम बाद में करें, उससे अच्छा है कि प्रिवेंशन करें। सो ऑलवेज पपी को जब घर के बाहर ले जाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले टिक्स का प्रिवेंशन करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए आप। बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं जिसको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में वर्म्स कहते हैं, जिसको करमिया भी बोलते हैं या क्रूमी भी बोलते हैं। सो इंटरनल पैरासाइट्स के लिए डीवर्मिंग किया जाता है। पपी जब तक 3 मंथ्स का होता है तब तक डीवर्मिंग एवरी 15 डेज कैरी आउट होता है। फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स ऑफ एज एवरी 1 मंथ होता है एंड 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स थ्रू आउट लाइफ एवरी 3 मंथ्स होता है। सोशलाइजेशन, जैसे बताया, घर के बाहर ले जाना जब स्टार्ट करेंगे तब सोशलाइजेशन करना बहुत जरूरी रहेगा। सोशलाइजेशन हम सिर्फ नहीं कहेंगे कि डॉग को डॉग से मिलवाएंगे या डॉग को सिर्फ ह्यूमन से मिलवाएंगे, बट हम डॉग को, हम अपने पपी को, अपने पेट को दोनों से ही सोशलाइज करेंगे। ह्यूमन से सोशलाइज करने का मतलब ये रहता है कि जब हम उसको दूसरे ह्यूमंस के साथ में
जब सोशलाइज करते हैं तो अपना पपी, अपना पेट जो है वो एक एक्सेप्ट करता है कि ह्यूमन भी एक ऐसी स्पीसीज है जो कि ट्रस्टवर्थी है, जो हमें हार्म नहीं करती है, हम उनके साथ में खेल सकते हैं। तो उनका ह्यूमन के साथ में एक बॉन्डिंग अच्छे से बढ़ता है। और जब हम उसको दूसरे पेट्स के साथ में सोशलाइज करते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ, दूसरे डॉग्स भी अच्छे ही रहते हैं, हम उनके साथ में खेल सकते हैं। सो ये दोनों के साथ में सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सोशलाइज नहीं करते हैं आप पपीहुड में तो बड़े होके वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। उनका बिहेवियर टुवर्ड्स ह्यूमन एज वेल एज टुवर्ड्स अदर डॉग्स एग्रेसिव हो सकता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अनलेस एंड अनटिल कि अगर आप ये पेट स्पेसिफिकली आप अपनी प्रीमाइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए हो, पपी को फैक्ट्री पे रखने के लिए लाए हो जो कि आपकी प्रीमाइसिस के प्रोटेक्ट करे, या पार्टी प्लॉट के लिए, या कोई भी। सो अगर प्रोटेक्शन पर्पज से लाए हैं आप तो बिल्कुल आप सोशलाइज मत कीजिए। लेकिन आप अपने कंपेनियनशिप के लिए लाए हैं तो बिल्कुल सोशलाइज करना बहुत जरूरी होता है। सो फर्स्ट वैक्सीनेशन हम उनको दे सकते हैं घर पे लाने के 5 to 7 डेज के बाद में। एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि जब उनका विनिंग स्ट्रेस कंप्लीट हो जाएगा, पपी आपके घर के अंदर सेट हो जाएगा, उसके बाद में हम उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जनरली फर्स्ट वैक्सीनेशन की एज रहती है 40 डेज के बाद में। लेकिन जैसे कि आप अगर 30 डेज पे अगर आप लाए हो पपी तो 10 दिन के बाद में होगा वैक्सीनेशन। बाय द टाइम वो आपके घर पे सेट हो जाएगा। अगर आप पपी ऑलरेडी 50 डेज का लाए हुए हैं तो वैक्सीनेशन की एज हो गई है उसकी। लेकिन जबकि आप लाए हो आज या कल में ही लाए हो, अभी 5 to 7 डेज का पीरियड नहीं हुआ है, तो आप उसको वैक्सीनेट नहीं कर सकते हो। सो वैक्सीनेशन के लिए अल्टीमेटली 40 डेज की एज के बाद का होना चाहिए और घर पे लाने के 5 to 7 डेज के बाद में फर्स्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए। फर्स्ट वैक्सीनेशन मिनिमम कवर करना चाहिए पार्वो वायरस एंड डिस्टेम्पर वायरस, और उसके बाद में उसका 3 वीक्स के बाद में जो सेकेंड शॉट आएगा उसके अंदर हम एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस कवर करते हैं। लेकिन शुरुआत हम पार्वो और डिस्टेम्पर से ही करना चाहते हैं। लेकिन इन केस अगर फर्स्ट वैक्सीनेशन में भी अगर पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस कवर करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो हमारा वैक्सीनेशन का शेड्यूल ऐसा होता है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन पार्वो वायरस, डिस्टेम्पर वायरस देते हैं। नेक्स्ट वैक्सीनेशन एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस भी हम कवर करते हैं अलॉन्ग विथ पार्वो वायरस एंड डिस्टेम्पर वायरस, जो कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के 3 वीक्स के बाद में होता है। अगेन सेकेंड वैक्सीनेशन के 3 वीक्स के बाद में सेकेंड वैक्सीनेशन का बूस्टर शॉट लगता है। सेम वैक्सीन रिपीट होते हैं इंक्लूडिंग एंटी रेबीज वैक्सीन। सो एंटी रेबीज वैक्सीन का फर्स्ट शॉट उस दिन हम लगा देते हैं, क्योंकि बाय द टाइम पपी 90 डेज कंप्लीट कर चुका होता है। एंटी रेबीज वैक्सीन 90 डेज की एज के बाद में ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई डॉग बाइट हो जाता है अपने पपी को। फोर्थ वैक्सीनेशन थर्ड वैक्सीनेशन के 1 महीने के बाद में देते हैं, जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन का बूस्टर शॉट करते हैं और कैनेल कफ वैक्सीनेशन का एक शॉट करते हैं। दैट्स इट। उसके बाद में एक्चुअली इनका वैक्सीनेशन हर साल में 1 बार होता है, क्योंकि ये लाइफ में फर्स्ट टाइम ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, तो वो बूस्टर शॉट्स में ऐसे लगता है, बाद में हर साल में 1 बार लगता है। सो ऐसे हम वैक्सीनेशन कवर करते हैं पपीज का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, डाइजेस्टिव सिस्टम। डॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट रहती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा बॉडी डेली अलग अलग फूड को एडेप्ट कर सकता है और उनका डाइजेशन इजीली कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आज अगर कोई चाइनीज खाता है, कल पंजाबी खाता है, परसों इटालियन खाता है, नेक्स्ट डे मैक्सिकन खाता है। हम डेली अपना फूड चेंज करते हैं, फिर भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम डेली ये फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। डॉग्स के मामले में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। डॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सेंसिटिव रहती है। आपको लाइफ में कभी भी उसका फूड चेंज करना है, नया फूड ऐड करना है, तो इट शुड बी स्लो एंड ग्रेजुअल। हमेशा धीरे से ही आप आगे बढ़ सकते हो, आप सडन चेंज कभी भी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही ब्रांड का लेकिन स्टार्टर फूड में से पपी फूड पे स्विच होते हो, या पपी फूड में से एडल्ट फूड पे जब स्विच होते हो, तो भी आपको स्लो एंड ग्रेजुअल ही जाना पड़ेगा।
एक फूड खत्म हो गया और दूसरा फूड अगर आप लेके आ गए और आपने सडन उसको चेंज कर दिया, द सडनली डॉग को या तो डायरिया हो जाएगा या वॉमिटिंग हो जाएगी या बोथ, दोनों ही हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपके पपी का, आपके पेट का कभी भी फूड सडन और ड्रास्टिक चेंज मत कीजिए। अभी जो आप अब ये पपी जो लेके आए हैं उसका शुरुआत आप कर सकते हो लाइक सेरेलैक पाउडर से और स्टार्टर फूड से। सो 1 स्कूप सेरेलैक पाउडर लीजिए, 20-30 ml के अंदर उसको मिक्सअप कीजिए, उसके अंदर स्टार्टर फूड के दाने डाल दीजिए, नगेट्स जो आते हैं छोटे छोटे, वो 10 नगेट्स डाल दीजिए और उसको 45 to 60 मिनट्स रहने दीजिए। जब वो एकदम सॉफ्ट हो जाए फिर आप उसको सर्व कर सकते हो। अगर उसकी डिमांड होती है कर्ड की, जैसे आपको जिससे आप लाए हो वो आपको बताएंगे कि कुछ कुछ